वेलकम टू इनसाइड स्टडी फोरम। आप सभी का इनसाइड स्टडी फोरम में आपके अपने परिवार में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का साइंस का क्लास है और इसमें हम सबसे फर्स्ट चैप्टर जो आपका है फर्स्ट चैप्टर दैट इज दैनिक जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यानी जो हमारी रोजमर्रा की लाइफ है उसमें किस तरीके से साइंस और टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी किस तरीके से हमारे ऊपर प्रभाव डालती है और उससे किस तरीके से हम लाभ लेते हैं। अगर हम अपनी बात करें, जिस तरीके से इंसान के अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है, किसी चीज़ के बारे में जानने की एक जिज्ञासा, एक उत्सुकता जो होती है, वहीं से विज्ञान की शुरुआत होती है। और प्रत्येक व्यक्ति को वैज्ञानिक सोच रखना बहुत ज़रूरी है और इसके बारे में हमारी जो संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्य हैं उसमें से जो 8वां मौलिक कर्तव्य, उसमें यही बात कही गई है कि प्रत्येक व्यक्ति को वैज्ञानिक सोच रखना बहुत ज़रूरी है। उससे उसका मानसिक विकास होता है और वो जहाँ पे रहता है वहाँ पर भी चीज़ों को समझता है। वो जो रूढ़िवादी जो परंपराएं होती हैं, जो बेकार की परंपराएं चली आ रही पिछले वर्षों से, उनके बारे में वो विचार करता है और सोचता है और ये जानता है कि ये परंपराएं गलत हैं। तो आपको सही और गलत में जो अंतर है वो आपको विज्ञान से जानकारी मिलती है। तो हमारी लाइफ में विज्ञान ने और साइंस और टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है और बिना इसके, मतलब आज के परिप्रेक्ष्य की अगर हम बात करें तो बिना इसके रहना बड़ा मुश्किल हो सकता है। जैसे सपोज आप लोग इस वीडियो को जिस चीज़ के ऊपर देख रहे हैं, आप इस वीडियो को किस में देख रहे हैं? अपने फ़ोन में देख रहे होंगे, लैपटॉप में देख रहे होंगे। वो फ़ोन लैपटॉप किसकी देन है? वो किसका आविष्कार है? वो साइंस का आविष्कार है और कहीं ना कहीं किसी वैज्ञानिक ने यह आविष्कार किया होगा। दूसरी बात, अगर हम बात करें आज से कई वर्ष पहले जब इंडस वैली की सभ्यता थी, यानी जब सिंधु घाटी सभ्यता थी, वहां पर भी जो लोग रहते थे उनकी भी वैज्ञानिक सोच थी, वो भी आविष्कार करते थे। किस तरीके से पहिया बनाया गया था, किस तरीके से कॉपर और जिंक को मिला करके ब्रास बनाया गया था। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर भी उपयोग होते थे, वैज्ञानिक सोच लोग रखते थे। तो आज के जीवन में अब देखिए, हमारे अगर बात करें आज के परिप्रेक्ष्य में जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं, अगर हम सबसे पहले बात करेंगे कि भारत के अंदर जो वैज्ञानिक हुए हैं उनके बारे में, इंडिया में जो वैज्ञानिक हुए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें प्राचीन में तो चरक, धन्वंतरी, सुश्रुत, इन लोगों ने बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, इनका बहुत ही अतुलनीय योगदान हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में रहा है प्राचीन में। लेकिन प्राचीन काल में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया, एडवांसमेंट नहीं हो पाया था। आज की अगर बात करें तो डॉक्टर विक्रम साराभाई, होमी जहांगीर भाभा, सीवी रमन, ऐसे बहुत से वैज्ञानिक हुए इंडिया में जिन्होंने अपना पूरा योगदान दिया विज्ञान को समझने में और चीज़ों को आसान करने में, ताकि इंसान कुछ चीज़ों को आसानी से समझ पाए और कर पाए, उसकी लाइफ आसान हो पाए। जैसे मान लीजिए, जिस साइकिल पे हम चलते हैं या फिर जिस बाइक पे हम चलते हैं, जिस कार में हम बैठते हैं, वो आविष्कार है। जो टीवी हम देखते हैं वो भी आविष्कार है। तो जाहिर सी बात है किसी न किसी ने उसको आविष्कार किया होगा, टीवी का आविष्कार किया होगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर ये मार्कर या कोई वस्तु, कोई फ्लावर हो, कोई पत्ती हो या कुछ भी हो, कोई भारी वस्तु हो, कोई छोटी वस्तु, हल्की वस्तु हो, अगर हम इस वस्तु को, इस मार्कर को मैं अगर ऊपर फेंकता हूँ तो ये ऑलवेज नीचे ही क्यों आता है? तो इसने भी इंसान को सोचने पे मजबूर किया और पहली बार ऐसा कुछ जानकारी किसने दी? आइजैक न्यूटन ने हमको बताया कि अगर कोई वस्तु को ऊपर फेंकने से वो नीचे ही क्यों आती है। तो वहीं पे फिर गुरुत्वाकर्षण की बात सामने आई कि पृथ्वी का जो केंद्र है वो प्रत्येक वस्तु को अपने सेंटर की ओर खींचता है। जैसे सपोज यहाँ पे समझते हैं, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ये अर्थ है, ठीक है, और इस पूरी की पूरी जो अर्थ का जो केंद्र है वो ये केंद्र है। अब कोई वस्तु चाहे यहाँ पे हो, कोई व्यक्ति बैठा हो, या फिर कोई वस्तु यहाँ पे हो, कोई वस्तु यहाँ पे हो, कोई व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति जिसका अपना भार होता है उसको पृथ्वी अपने सेंटर की ओर, अपने केंद्र की ओर खींचती है और यही होता है गुरुत्वाकर्षण बल। इसीलिए अगर कोई भी चीज़ यहाँ से ड्रॉप की जाए, अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई 10 माले की बिल्डिंग है तो यहाँ से कोई चीज़ ड्रॉप की जाती है तो वो सीधे अर्थ पे आती है। क्यों आती है? क्योंकि अर्थ उसको अपनी ओर खींचती है, आकर्षित करती है, यही ग्रेविटी होती है। और यदि हम पलायन वेग के द्वारा ऊपर जाएं तो हम अपनी ग्रेविटी से बाहर निकल जाते हैं और हम स्पेस में पहुंच जाते हैं। तो इन्हीं सभी वैज्ञानिकों ने बड़े बड़े आविष्कार किए जिससे आज के समय में जो भी चीज़ें हम उपयोग करते हैं उनको हमको उपयोग करने में काफ़ी आसानी हुई
और आज तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है साइंस का और प्रौद्योगिकी का। तो इसी चैप्टर में आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि जितने भी प्रकार के इस चैप्टर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चंस बन सकेंगे, जितने भी बन सकेंगे उन सभी प्रश्नों की हम बात करेंगे। और इसके बाद पार्ट 2 में हम बात करेंगे, आपके एग्जाम से पहले हम बात करेंगे कि इसमें जितने भी कोई भी यदि अतिलघुत्तरी या फिर लघुत्तरी प्रश्न बन सकेगा तो उसकी भी हम बात करेंगे पार्ट 2 में। तो सबसे पहले आप लोग इस आज के वीडियो को पार्ट 1 को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों को जरूर रिकमेंड करिएगा, शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और इस पूरे के पूरे चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे पीडीएफ के माध्यम से। तो उनको हम पीडीएफ के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग पूरा बने रहें लास्ट तक। आप लोगों से एक मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि बताइए पीडीएफ का मतलब क्या होता है, पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है। आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइए कि पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो मिलते हैं पीडीएफ में और स्टार्ट करते हैं डिस्कशन हमारे सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर विज्ञान का जो आपका पाठ्यक्रम है उसमें जो आपका फर्स्ट चैप्टर है दैनिक जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तो जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चंस बन सकेंगे उन सभी क्वेश्चंस की हम आज बात करेंगे और जितना पॉसिबल हो पाएगा उतना डिटेल में हम डिस्कस करेंगे सभी क्वेश्चंस को। और वीडियो आपको पूरा लास्ट तक देखना है क्योंकि इस वीडियो से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को संकलित किया है, तो आप लोग ज़रूर इसको पूरा वीडियो देखें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है उसके जनक कौन है, यानी जो इंडियन स्पेस एजेंसी है, जो प्रोग्राम है इंडिया का स्पेस प्रोग्राम है, उसके जनक किसे कहा जाता है। तो काफ़ी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, आर्यभट्ट, डॉक्टर हार्वर्ड माइकल, डॉक्टर विक्रम साराभाई, उपरोक्त सभी। आपको इसमें सही आंसर बताना, आप लोग कमेंट करें और बताएं कि इसका सही आंसर आपको क्या लगता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डॉक्टर विक्रम साराभाई, ऑप्शन नंबर सी, ये एकदम इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम बात करें कि डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में थोड़ी जानकारी, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई जो थे उनका पूरा नाम था विक्रम अम्बालाल साराभाई, जिनका जन्म हुआ था 12 अगस्त 1919 को। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, अंतरिक्ष विभाग का गठन कब हुआ। अंतरिक्ष विभाग का मतलब होता है स्पेस जो डिपार्टमेंट हमारा है उसका गठन कब हुआ। ऑप्शंस है 1972, 1982, 1962, 1952। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 1972। अगर हम बात करें कि 1972 में भारत सरकार ने स्पेस कमीशन गठित किया था और इसी के तहत डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी DOS, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी अंतरिक्ष विभाग का गठन किया गया था। और इसी के अंतर्गत इसरो आता है। इसरो का मतलब होता है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसी के अंतर्गत इसरो का गठन किया गया। तो वर्तमान में अगर बात करें तो इंडिया का जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है, उसका नाम है इसरो। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई। तो अगर हम बात करें इसरो के बारे में तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत जो थी वो 1962 में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, इस समय कर दी गई थी। और धीरे धीरे 1969 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, होमी जहांगीर भाभा, CV रमन या फिर S रामानुजन। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होगा, आप लोग कमेंट करके तुरंत बताएं। इसका आंसर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो ये हमारे इंडिया के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अगर हम बात करें कि जो CV रमन है, CV रमन का मतलब क्या होता है, CV रमन एक साइंटिस्ट थे। इनका पूरा नाम था
चंद्रशेखर वेंकट रमन। क्या था? चंद्रशेखर वेंकट रमन। और ये एक फिजिसिस्ट थे, यानी एक भौतिक शास्त्री थे, और फिजिक्स में इनको नोबेल प्राइज़ 1930 में मिला था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि सीवी रमन को नोबेल प्राइज़ कब मिला था, तो इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ 1930 में दिया गया था। और किस चीज़ के लिए दिया गया था? रमन इफेक्ट के लिए। रमन इफेक्ट के लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। होमी जहांगीर भाभा की अगर हम बात करें तो इनको इंडिया में भारत का जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है उसका जनक इन्हें कहा जाता है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि भारत के जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कौन है? होमी जहांगीर भाभा को कहते हैं। और अगर हम बात करें कि जो एस रामानुजन है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है श्रीनिवास रामानुजन। ये एक मैथमेटिशियन थे, एक ये गणितज्ञ थे, और इनके ऊपर एक मूवी भी बनी थी जिसका नाम था द मैन हु नोज इन्फिनिटी। ऐसा व्यक्ति जो इन्फिनिटी, अनंत के बारे में जानता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारत का पहला चंद्रयान 1 जो मिशन था हमारा, वो कब लॉन्च किया था? तो आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, मार्च 2008, अक्टूबर 2008, अगस्त 2008 या फिर अक्टूबर 2009। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अक्टूबर 2008 को इसको लॉन्च किया गया था। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, धन्वंतरि, पतंजलि, पाणिनि या कालिदास। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर सही क्या है। इसका सही आंसर है धन्वंतरि। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। धन्वंतरि की अगर बात करें तो इनको आयुर्वेद का जनक भारत में कहा जाता है। अगर ऑप्शन में धन्वंतरि नहीं है और लिखा हुआ है चरक, अगर चरक लिखा हुआ है तो फिर उस कंडीशन में चरक पे हम टिक लगा देंगे। ठीक है। अगर धन्वंतरि है तो फिर चरक नहीं होगा, यानी दोनों में से कोई एक ऑप्शन में नहीं होगा। ठीक है। तो फिलहाल इसका आंसर इस क्वेश्चन में जो सही है वो है धन्वंतरि। अगर हम बात करें पतंजलि की तो इन्होंने महाभाष्य नामक एक ग्रंथ लिखा था। और अगर बात करें पाणिनि की तो इन्होंने अष्टाध्यायी नामक संस्कृत व्याकरण लिखा था। तो आई होप कि आप लोगों ने ज़रूर संस्कृत व्याकरण थोड़ा सा पढ़ा होगा, यानी जो संस्कृत का व्याकरण है जो अष्टाध्यायी में लिखा गया है इनके द्वारा, और उसमें जो महेश्वर सूत्र हैं जो 14 हैं, आप लोगों को याद जरूर होगा। आपको मैं रिवाइज कराता हूँ कि वो कौन कौन से 14 महेश्वर सूत्र हैं जो महर्षि पाणिनि ने दिए। तो सबसे पहला है अयुण, ऋलिक, अयोड़, अयोच, हयावरट, लड़, यमन, डनम, झबन, घरधस, जब घरधस, खफ छटत चटतव, कपय, शशर हल। तो ये हैं इनके 14 सूत्र जो महर्षि पाणिनि ने दिए थे, और यही संस्कृत का व्याकरण बना। उसके बाद बात करते हैं कालिदास के बारे में। देखिए कालिदास जो थे, जिस समय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भारत में राज करते थे उस समय ये उनके 9 रत्नों में से एक थे। अगर बात करें कि कालिदास ने कौन कौन से प्रमुख जो रचनाएं लिखी वो कौन कौन सी थी, तो ये संस्कृत के एक महान कवि थे, और ये कवि के साथ साथ ये नाटककार भी थे। ठीक है, नाटककार भी थे। और इन्होंने जो 3 अपने नाटक लिखे हैं उनमें अगर बात करें जो 3 नाटक कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है अभिज्ञान शकुंतलम, दूसरा है विक्रमोर्वश्यम, और तीसरा है मालविकाग्निमित्रम। तो ये 3 इनके नाटक हैं। और इसके अलावा इनके 2 खंड काव्य हैं, और वो खंड काव्य कौन कौन से हैं? मेघदूतम और ऋतुसंहार। तो ये आपको 7 याद रखने। कौन कौन से 7 मैंने बोले हैं? सबसे पहले मैंने बोला था अभिज्ञान शकुंतलम, उसके बाद विक्रमोर्वश्यम, मालविकाग्निमित्रम और रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम और ऋतुसंहार। तो ये 7 इनके रचनाएं हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। शल्य चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है, यानी सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, सुश्रुत, चरक, वराहमिहिर या फिर सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सुश्रुत। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। वराहमिहिर की अगर हम बात करें तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। उसके अलावा इन्होंने पुस्तक लिखी थी जो बहुत फेमस थी, उसका नाम था पंच सिद्धांतिका। क्या था? पंच सिद्धांतिका। उसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कि ये एक फेमस गणितज्ञ के साथ साथ में खगोलज्ञ भी थे, खगोल शास्त्री भी थे, और काफ़ी विद्वान थे ये। तो उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में।
इसमें लिखा हुआ है पाई। पाई जो होता है उसका मान किसने दिया था? इन ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन ढूंढना है, पाई का मान किसने दिया था। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि पाई का मान कितना होता है। पाई की वैल्यू क्या 22/7 होती है, या फिर पाई का वैल्यू कुछ और होता है एक्चुअली जो वास्तविकता है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। उसके अलावा अगर हम बात करें कि इसका सही आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने पाई का जो मान है, वैल्यू है, वो दी थी। उसके अलावा अगर हम बात करें इनमें जो बाकी ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे भास्कर द्वितीय की अगर बात करें, तो भास्कर द्वितीय इन्होंने लीलावती, बहुत ही फेमस किताब थी लीलावती, जो कि एक गणित और खगोल का एक बहुत ही फेमस शास्त्र है। उसके बाद अगर हम बात करें कि लीलावती कौन थी, तो लीलावती जो थी वो भास्कराचार्य की पुत्री का नाम था, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया था। उसके बाद आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि किसने पौधों की संवेदनशीलता का सबसे पहले पता लगाया, यानी किस साइंटिस्ट ने पौधों की जो सेंसिटिविटी होती है, क्या पौधे भी सेंस करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई प्लांट है, कोई पौधा है, और उस पौधे के पास में कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और उसको काटने का प्रयास कर रहा है, तो क्या पौधा कोई सेंस करेगा, कोई संवेदना दर्शाएगा। तो इसका पता लगाया था डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है जगदीश चंद्र बोस, इन्होंने इसका पता लगाया था। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। किसने सर्वप्रथम टीका का निर्माण किया, यानी जो गिवन ऑप्शंस दिए गए इनमें सबसे पहले किसने वैक्सीन का निर्माण किया था, टीका का। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडिशन और मार्कोनी। आपको इनमें सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट तुरंत करें और बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एडवर्ड जेनर। इन्होंने पहली बार टीका का आविष्कार किया और इनको फादर ऑफ वैक्सीनेशन भी कहते हैं, यानी टीकाकरण का जनक भी इन्हें कहा जाता है। और इन्होंने पहली बार जो चेचक, एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होती थी चेचक, तो चेचक का टीका बनाया था, जो 1798 की बात है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। पेनिसिलिन की खोज निम्न में से किसने की, फ्लेमिंग, न्यूटन, वोल्टा या फेराडे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। और पेनिसिलिन क्या है, पेनिसिलिन विश्व की सबसे पहली प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक कौन सी मेडिसिन है, एंटीबायोटिक दवाई है, जिस दवाई की खोज से पूरे विश्व के अंदर लाखों की संख्या में लोगों की जान बचाई जा सके। क्योंकि जब भी किसी को चोट लगती है तो चोट लगने पर इन्फेक्शन यानी संक्रमण हो जाता है और संक्रमण से व्यक्ति मर भी सकता है। तो पेनिसिलिन ने बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों की जान बचाई और बहुत चमत्कारी मेडिसिन साबित हुई भारतीय चिकित्सा विज्ञान के अंदर, अगर हम बात करें तो। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि फ्लेमिंग ने इसका किस तरीके से इसको खोजा, किस तरीके से इसका डिस्कवरी करी। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा समझें तो फ्लेमिंग एक कल्चर प्लेट पे काम कर रहे थे और उस कल्चर प्लेट पे कुछ बैक्टीरिया थे, उन बैक्टीरिया की स्टडी कर रहे थे और वो किसी खोजबीन की प्रयास में लगे हुए थे। अब हुआ क्या, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लेकिन सक्सेस नहीं मिला, तो वो छोड़ के चले गए। और जब वापस आए और देखा कि इस कल्चर प्लेट पे, इस डिस्क पे एक विशेष प्रकार का फंगस ग्रोथ कर रहा है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को धीरे धीरे ख़त्म कर रहा है। वही फंगस जो था उसी को बोला गया पेनिसिलम नोटाटम और उसी से पेनिसिलिन को प्राप्त कर लिया गया। तो इस तरीके से पेनिसिलिन की खोज हुई जो कि विश्व की पहली एंटीबायोटिक मेडिसिन है। अगर हम बात करें कि एंटीबायोटिक मेडिसिन का मतलब क्या होता है, एंटीबायोटिक दवाइयों का मतलब होता क्या है। एंटी मतलब होता है अगेंस्ट यानी विरुद्ध, और बायोटिक का मतलब होता है लाइफ यानी जीवन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जीवन के विरुद्ध, लेकिन किसके, सूक्ष्म जीवों के, और वो भी खासकर किसके, जीवाणु के, बैक्टीरिया के। तो जब भी हम एंटीबायोटिक्स मेडिसिन खाते हैं, सेवन करते हैं, तो जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु, उनके लाइफ के अगेंस्ट ये काम करती है, उनको नष्ट करती है, उनको मारती है, उनकी ग्रोथ को रोक देती है। लेकिन हमारे लिए कोई खास ये दिक्कत नहीं देती। लेकिन अगर हम बेफजूल में बिना किसी समस्या के अगर हम एंटीबायोटिक्स का सेवन करेंगे तो फिर हमको दिक्कत हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। रेडियम तथा पोलोनियम की खोज किसने की। ऑप्शंस हैं मैडम क्यूरी, मार्कोनी, रॉन्जन और हेनरी बैकुरल।
देखिए, जब हम बात करें कि जो रेडियो एक्टिविटी है, क्या है, रेडियो जो धर्मिता है, रेडियो एक्टिविटी, तो उसकी खोज सबसे पहले हेनरी बैकरल ने की थी, और उसके बाद में रेडियम और पोलोनियम इसकी खोज की थी मैडम क्यूरी ने, और मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ था। अगर हम बात करें फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में सबसे पहली बार किस व्यक्ति को नोबेल प्राइज़ दिया गया, तो वो थे प्रोफेसर रंजन, जिन्होंने एक्सरे की खोज की थी। और अगर बात करें मार्कोनी की, तो मार्कोनी ने रेडियो की खोज की थी। खोज नहीं बोलेंगे उसको, हम आविष्कार बोलेंगे कि रेडियो का आविष्कार किया था, क्योंकि खोज का मतलब क्या होता है, जो चीज़ पहले से व्याप्त है। आविष्कार का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ पहले है ही नहीं उसको हमने बनाया है, तो वो हमारा एक इन्वेंशन है, एक आविष्कार है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा कि मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। ग्रामोफोन एवं विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आविष्कार किया था थॉमस एडिसन ने। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि ग्रामोफोन और विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था, थॉमस एडिसन ने किया था। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि फैराडे और फर्मी ने कौन कौन से आविष्कार किए थे। आप लोग तुरंत कमेंट करके बताएं कि फैराडे और फर्मी ने कौन कौन से आविष्कार किए थे। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, फिजिक्स में इसको अच्छी तरीके से पढ़ा जाता है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, सर आइजैक न्यूटन, रोजर बेकन, आइंस्टाइन और रदरफोर्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सर आइजैक न्यूटन। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। उसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन, यानी जो गति के नियम है वो भी हैं। कौन कौन से नियम हैं, एक है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जो इनका पहला वाला नियम था उसमें क्या बात बताई जाती है, उसके अनुसार अगर कोई वस्तु गति अवस्था में है या फिर कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो वो उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। दूसरा नियम क्या था कि F इक्वल टू एम ए, एफ बराबर एम ए। एफ का मतलब क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे एक्सेलरेशन यानी त्वरण। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी किसी वस्तु पर हम जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही वो एक्सेलरेट करेगी, उतना ही वो आगे जाएगी। तो ये था। और जो तीसरा नियम था वो था कि भाई प्रत्येक वस्तु जो होती है उसकी एक विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति जाकर के दीवार से टकरा जाए, कोई दीवार बनी हुई है और कोई व्यक्ति आए भागता हुआ और आके इससे टकरा जाए, तो टकराएगा तो तुरंत पीछे हटके गिरेगा जाके। इसका मतलब क्या है कि एवरी एक्शन हैज़ अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। तो प्रत्येक क्रिया की अपनी विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। तो ऐसा कुछ बताया गया था थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर। जब इसको हम पढ़ेंगे तो हम इसको सही तरीके से डील करेंगे, समझेंगे पूरा कि किस तरीके से फर्स्ट एंड सेकेंड और थर्ड लॉ ऑफ मोशन होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। प्राथमिक विद्युत सेल का आविष्कार किसने किया था। तो ऑप्शंस हैं वोल्टा, जॉर्ज साइमन ओम, गैलीलियो और ऑटो हन। तो इसका सही आंसर क्या है, आप लोग कमेंट तुरंत करें। इसका सही आंसर है वोल्टा। वोल्टा ने प्राथमिक विद्युत सेल का आविष्कार किया था। जॉर्ज साइमन ओम की अगर बात करें तो इन्होंने रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध के बारे में बताया था। और जो गैलीलियो हैं इन्होंने क्या किया, आप लोग कमेंट करके तुरंत बताइए। और ऑटो हन ने क्या किया था, इन्होंने कौन सी एक महत्वपूर्ण डिस्कवरी या हम बोलें उसको कि आविष्कार किया था, तो वो कौन सा था। तो आप लोग तुरंत कमेंट करें गैलीलियो और ऑटो हन ने कौन सा आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। टेलीविज़न की खोज किसने की थी। जॉन लॉगी बेयर्ड, जे प्रिस्टले, कैपलर या फिर कॉपरनिकस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है जॉन लॉगी बेयर्ड। देखिए कुछ ऑप्शंस मैं आपसे डेफिनेटली पूछ रहा हूं और आप लोग उसके आंसर कमेंट में ज़रूर करेंगे सर्च। अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग सर्च करेंगे और कमेंट में उसका आंसर करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको सही जानकारी मिलेगी और उससे फ़ायदा आपका ये होगा कि अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में आ गए तो आप लोग उनको करके आएंगे। ठीक है, तो मेरे साथ साथ थोड़ी आप लोग भी मेहनत करेंगे। जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा ऑप्शंस को लेकर के, आप लोग कमेंट में उनके आंसर अगर नहीं पता है तो भी पढ़ के करेंगे। ठीक है, उसको आप स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोग कमेंट में इसके आंसर ज़रूर करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या है क्वेश्चन का 17 का, जॉन लॉगी बेयर्ड। अगर हम बात करें जे प्रिस्टले की, तो जोसेफ प्रिस्टले ने O2 मतलब ऑक्सीजन की खोज की थी। अगर बात करें कैपलर ने, तो कैपलर ने ग्रहों के लिए 3 नियम दिए थे। और कॉपरनिकस की अगर बात करें तो इन्होंने बताया था
कि जो सूर्य है सौरमंडल में वो सेंटर में है और उसके चारों तरफ ग्रह जो हैं वो चक्कर लगाते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? इसके बारे में अभी हम पढ़ चुके हैं। एक्सरे की बात करें तो एक्सरे का आविष्कार किया था विलियम रॉन्जन, जिनको पहली बार फिजिक्स में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। आप लोग कमेंट करके बताएं कि मार्कोनी ने और आटोहन ने कौन सा आविष्कार किया था, कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। निम्नलिखित यातायात साधनों में कौन सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की देन है? यानी इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें कौन सा ऐसा है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा दिया गया है? बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, साइकिल या फिर ऊंट? आप लोग कमेंट करके बताएं कि निम्नलिखित यातायात साधनों में से कौन सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की देन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, साइकिल। और आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं कि जो बाइसिकल है, साइकिल है, इसका आविष्कार किसने किया था? किस व्यक्ति ने बाइसिकल को आविष्कार किया, बाइसिकल को इन्वेंट किया? क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। एजुसेट क्या है? एजुसेट को हम बोलते हैं GSAT-3, इसको GSAT-3 भी कहते हैं। तो थोड़ी सी विशेष कुछ बातें हैं जो हम जानते हैं एजुसेट के बारे में, फिर हम बात करेंगे कि जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए उनमें सही आंसर क्या होगा। देखिए, एजुसेट की अगर बात करें तो इसे GSAT के नाम से जानते हैं। दूसरा क्या है कि यह एक संचार उपग्रह है जिसे 20 सितंबर 2004 को लॉन्च किया गया था। इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य था कि भाई एक प्रकार का ये कम्युनिकेशन यानी एक प्रकार का ये संचार स्थापित करने वाला उपग्रह था जो विशेष रूप से शैक्षिक क्षेत्र में यानी जो विशेष रूप से एजुकेशनल फील्ड में अपनी सेवा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनको पढ़ते हैं। सबसे पहला है कि शैक्षिक समिति, गलत है, समिति की बात यहाँ पे हो ही नहीं रही है। यहाँ पे बात क्या हो रही है? एजुसैट यानी EDUSAT, तो एजुकेशनल सैटेलाइट की बात यहाँ पे हो रही है। उसके बाद हम बात करते हैं, दूसरा ऑप्शन है कि शैक्षिक कार्यक्रम, तो एक कोई भी शैक्षिक कार्यक्रम नहीं था ये। ऑप्शन नंबर 3 की बात करें तो शैक्षिक उपग्रह, ये बिल्कुल सही इसका आंसर है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे एजुसेट के बारे में। ये पहली बार 2004 में इसको लॉन्च किया गया था और ये एक शैक्षिक उपग्रह था। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन का आविष्कार ऑप्शन नंबर आपके पास दिए गए हैं 4 और इसमें ग्राहम बेल, दूसरा न्यूटन, आर्किमिडीज और सैमुअल मोर्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। ईमेल का जनक किसे कहा जाता है? ईमेल का जनक कौन है? तो सबसे पहले आप लोग बताइए कि ईमेल में ई का मतलब क्या होता है। ईमेल के अंदर ई का मतलब क्या होता है? आप लोग कमेंट करके तुरंत बताइए। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? आप लोग कमेंट करके तुरंत बताइए। अरस्तु है या फिर टॉमलिंसन है या फिर मोरियम है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है टॉमलिंसन। इनको कहते हैं ईमेल का जनक। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। विंडसर्फ, टिम बर्नर्स-ली, रोजमेरी, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो आपके सामने दिया गया है वो है विंडसर्फ। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे आप लोग कि विंडसर्फ को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि टिम बर्नर्स-ली के बारे में, तो इन्होंने WWW को दिया था और इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। निम्नलिखित में से भारत का नौवहन उपग्रह प्रणाली, इसको बोलते हैं नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, क्या है, कौन है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। GPS, ग्लोनास, गैलीलियो या फिर IRNSS नाविक। अब देखिए, जब भी अगर हम बात करते हैं कि नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, इसका मतलब ये होता है कि जो आज हम इंडिया में जो आज हम इस्तेमाल करते हैं वो GPS है। क्या है? दैट इज़ GPS। आपके फ़ोन में, सभी के फ़ोन में GPS सिस्टम है और GPS की मदद से हम कहीं भी जाते हैं बाहर, अगर हमको कोई लोकेशन नहीं पता है, कोई एरिया नहीं पता है, तो हम उसके बारे में लोकेशन डालते हैं और वहाँ पे पहुँच जाते हैं, आसानी से सर्च करके पहुँच जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमको ये नेविगेट करने में हेल्प करता है। अब बात यहाँ पे आती है कि भाई GPS किसका है? GPS है USA का। GPS USA का है। अगर हम बात करें ग्लोनास की तो ये रूस का है, रसिया का है। और अगर बात करें गैलीलियो की तो ये यूरोप का है।
अब क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया को ऐसी क्या खास आवश्यकता पड़ी कि इंडिया ने अपना खुद का एक नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम बना लिया जीपीएस की तरह। तो उसके पीछे वजह यह है कि जब इंडिया का और पाकिस्तान का वॉर चल रहा था तो उस समय इंडिया ने यूएसए से जीपीएस के राइट्स को मांगा था ताकि हम आतंकवादियों का सफाया कर पाएँ, लेकिन उसने मना कर दिया। इसीलिए इंडिया ने अपना खुद का एक नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम डेवलप कर लिया जिसका नाम है IRNSS। इसका मतलब क्या है? आई का मतलब इंडियन, आर का मतलब है रीजनल, एन का मतलब है नेविगेशनल, एस का मतलब है सैटेलाइट और एस का सिस्टम, जिसको बोलते हैं हम नाविक। तो ये नाविक हमारा एक स्वदेशी, इंडिया का स्वदेशी नौवहन उपग्रह प्रणाली है। तो आप ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। पूरे विश्व में अगर बात करें तो केवल 5 ऐसे देश जिसके पास में ये नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम है, तो वो उनमें 5वां देश इंडिया भी शामिल हो गया है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अब थोड़ी सी बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आप लोग ज़रूर ध्यान रखेंगे और हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में ये आ जाए। तो सबसे पहला है टीवी रिमोट कंट्रोल, जो आपके पास में हो सकता है, घर पे हो। अगर टीवी घर पे होगा तो डेफिनेटली होगा। उसमें कौन सी तरंगों का उपयोग होता है? तो आप ध्यान रखेंगे कि टीवी रिमोट कंट्रोल में इंफ्रारेड तरंगों का उपयोग होता है। 2 पॉइंट की बात करते हैं। भारत द्वारा 27 मार्च 2019 को मिशन शक्ति के तहत एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया गया था। तो आप लोग ज़रूर ध्यान रखेंगे कि मिशन शक्ति के अंतर्गत भारत ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण किया था और जिसमें सैटेलाइट को मार गिराया था, सैटेलाइट को ध्वस्त कर दिया था। उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, भारत का पहला उपग्रह। भारत का जो सबसे पहला उपग्रह था वो कौन था? उसका नाम था आर्यभट्ट। ध्यान रखेंगे आप लोग, क्या था उसका नाम? आर्यभट्ट था, जिसे 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है तीसरा वाला। उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। 7 जून 1979 को भारत का दूसरा उपग्रह भास्कर, नाम ध्यान रखेंगे, भास्कर को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत का पहला निर्मित उपग्रह क्या, यानी भारत ने अपना पहला खुद का निर्मित उपग्रह कौन सा बनाया था? तो वो था रोहिणी, और वो 1980 में इसको बनाया गया था। उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। पहला व्यक्ति जो अंतरिक्ष गया, यानी विश्व का पहला व्यक्ति जो स्पेस में गया, अंतरिक्ष में गया, तो वो था यूरी गगरिन। पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो वो थी वेलेंटिना तेरेस्कोवा। क्या कौन थी? वेलेंटिना तेरेस्कोवा। ये एक्चुअल में एक रशियन लेडी थी, एक रूस की महिला थी। तो और आज का जो हमारा लास्ट पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग ध्यान रखेंगे, वो ये है कि सबसे पहला व्यक्ति जो मून की सरफेस पे चला, सबसे पहला व्यक्ति जो चंद्रमा की सरफेस पे, सतह पे गया, वो कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। और उनके साथ में एडविन बज एल्ड्रिन थे, क्योंकि सबसे पहली बार जो सरफेस पे पैर रखा तो वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उसके बाद में एडविन एल्ड्रिन। और कब गए थे ये लोग गए थे 21 जुलाई 1969 को, और अपोलो 11 मिशन के तहत ये चांद पे गए थे। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें कि आज अभी तक मून की सरफेस पे, यानी चांद की सरफेस पे कितने लोग चल चुके हैं, तो इसका आंसर होगा 12। अभी तक चांद की सरफेस पर 12 लोग चल चुके हैं। अगर हम बात करें कि चांद हमसे कितना दूर है, तो चांद हमसे, पृथ्वी से, यहाँ पे हमारी पृथ्वी है प्यारी सी, और यहाँ पे ये चंद्रमा है, मून है, तो इसका जो डिस्टेंस है वो लगभग कितना है? 3,84,400 किलोमीटर डिस्टेंस है। और जैसा हम जानते हैं कि जब सूर्य की जो रोशनी होती है चंद्रमा पे आती है, चंद्रमा उस प्रकाश को पृथ्वी की तरफ परावर्तित कर देता है और तभी रोशनी चांद की रात में अर्थ के ऊपर आती है और हमको चांद चमकता हुआ दिखाई देता है। अब क्वेश्चन ये है कि वो जो रोशनी जो चांद से अर्थ के ऊपर आती है वो कितने समय में आती है, वो कितना टाइम लेती है? तो इसका आंसर होगा 1.3 सेकेंड। 1.3 सेकेंड का समय ले लेती है आने में, तो बहुत जल्दी आ जाती है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, यानी जो रोशनी की है, जो प्रकाश की चाल है, वो कितनी होती है? वो होती है 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर
दूर प्रकाश चला जाता है। तो आप लोग इन बातों को ज़रूर ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें कि चांद का हमको मैक्सिमम अधिकतम कितना भाग दिखाई देता है, तो अधिकतम हम लगभग 59% भाग चांद का देख पाते हैं फ्रॉम अर्थ, पृथ्वी से। तो आप लोग इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे। और एक और बात है वो कि स्टडी ऑफ मून, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि चांद का अध्ययन क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ मून क्या कहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको बोलते हैं सेलेनोलॉजी। क्या बोलते हैं? सेलेनोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ मून। तो दोस्तों इसी के साथ में इस चैप्टर में, जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, इस चैप्टर में यानी दैनिक जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते थे, हमने सभी को डिस्कस किया। और यदि कोई और भी क्वेश्चंस महत्वपूर्ण होंगे तो उनको पार्ट सेकेंड में डिस्कस किया जाएगा। आप लोग पूरे वीडियो को देखें, दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।